राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल और न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज सदन में जिस प्रकार से माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी और ब्रज की भाषाओं के लिए जो एकेडमी बनाने का प्रस्ताव दिया, उस पर काम करने के लिए और सदन के अंदर लोगों को बोला कि वो अपनी बात इन क्षेत्रीय भाषाओं में भी रख सकते हैं। किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने, कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और इस हद तक विरोध किया कि उन्होंने कहा कि इसमें उर्दू को क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। मतलब उनकी प्रायोरिटी आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण है। पहले आप थोड़ा सा ये वीडियो का अंश मैंने डाला है, ये आप सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। तो सुना दोस्तों आपने किस प्रकार से समाजवादी पार्टी विरोध करने पर तुली हुई है, किसका, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। योगी जी ने क्या कहा कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे बुंदेलखंडी हो, अवधी हो, ब्रज की हो या भोजपुरी हो, ये सारी हिंदी की उपभाषाएं यानी हिंदी की बेटियां हैं। और लड़ाई किस बात पे चल रही है, सिर्फ इस बात पे उन्होंने कहा जिसको एक प्रवाह में, धारा प्रवाह में हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, वो सदन का कोई भी सदस्य, ऐसा तो है नहीं कि केवल बीजेपी वालों के लिए ये छूट है विधान परिषद में या विधानसभा में, सभी के लिए वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, और आप सभी को पता है जैसा कि जब कभी भी कोई बजट, जब सदन का सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले प्रदेश में राज्यपाल महोदय यानी राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति महोदय अपना संबोधन देते हैं। तो वही संबोधन हमारी राज्यपाल ने दिया, महामहिम, और उनको किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनका विरोध किया। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज बात करते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन था और वहीं बजट सत्र का पहला दिन जो हंगामे की भेंट चढ़ा। हालांकि जो अभिभाषण होता है राज्यपाल जी का, उसमें उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ जहां एक और अनेकता में एकता को दर्शाता वहीं दूसरी ओर समता और समरसता का भी संदेश देता है। ठीक, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को विधानसभा के दोनों सदनों में सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार, हर राज्यपाल कोई हो, सारे राज्यपाल क्या करते हैं, अपनी अपनी सरकार की उपलब्धि जनता के सामने या सदन के पटल पर रखते हैं। मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुंभ के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा और स्वव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये मैंने कल अपने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं खुद कुंभ होकर आया हूँ। और पर्यटक और श्रद्धालु दो ही दृष्टिकोण है, आप किस दृष्टिकोण से, किस भावना से जा रहे हैं, जिस भावना से जाएंगे वही भावना आपको दिखाई देगी। इस सत्र में जो बजट सत्र है 20 फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना जी, वो बजट पेश करेंगे, 9वां बजट होगा। ठीक, और समाजवादी पार्टी की सुई कहाँ अटकी, समाजवादी पार्टी अटकी कहाँ है मुख्य रूप से, एक तो जातीय जनगणना, महाकुंभ का हादसा, मिल्कीपुर उपचुनाव और उसके बाद संभल की हिंसा, पूरे इन्हीं व्यवस्थाओं पे, इन्हीं बातों पे सरकार को घेरने में तत्पर। महाकुंभ में अब तक जो आंकड़ा है वो 55 करोड़ का हो चुका है, जो लोग स्नान करके जा चुके हैं। ठीक, इस आंकड़े के बाद 55 करोड़ का आंकड़ा, जबकि सरकार 45 करोड़ ही मान रही थी, 10 करोड़ अभी फालतू हो गए हैं, यानी 10 करोड़ लोग ज्यादा आस्था की डुबकी लगा गए। ये आप खुद सोचने वाली बात है कि सरकार के आंकड़े से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ठीक, 110 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, मैं केवल देश की बात कर रहा हूं, उसमें से 55 करोड़ लोग, ठीक, यानी जितने भी, अगर हम एक कोशिश करें तो जितनी भी फैमिलीज हैं उन परिवारों में से आधे लोग, शायद ही किसी के परिवार का कोई व्यक्ति छूटा हो, वरना परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति कुंभ में स्नान करके जरूर आया है। ठीक, उम्मीद है कि ये संख्या जब तक कुंभ का समापन होगा वो जो हो जाएगी 60 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, जिस तरीके से अभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों को अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट किया, उनको हथकड़ियां पहनाकर भेजा गया भारत। ठीक, उसका विरोध करते हुए सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के, वो स्वयं बेड़ियां और हथकड़ियां पहन के सदन में हाजिर हुए, ये दिखाने के लिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार केवल और केवल झूठा आडंबर रच रही है। इस महाकुंभ को दिव्य भव्य नभ बताने के लिए केवल और केवल प्रचार प्रसार का सहारा ले रही, जबकि इतनी अव्यवस्थाएं हैं कुंभ के अंदर जिनकी बात कहना ही क्या। यानी कुंभ में केवल और केवल अव्यवस्थाएं, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कुंभ केवल अव्यवस्थाओं का कुंभ है, उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, राम मंदिर, उसमें भी आपको कमी दिखाई देती है। संभल की हिंसा, जबकि संभल की हिंसा आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से
संभल में जो हिंसा हुई उसमें ना तो सरकार का कोई रोल है, ना सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था का कोई रोल है। ठीक। दूसरी चीज, मुख्य बात जो आपको बताना हम चाह रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव की, एक तो संभल के अंदर हिंसा, ये भड़ास है समाजवादी पार्टी के अंदर, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मुख्य धारा में जो इनका मुख्य अस्त्र है वो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके चलते ये केवल और केवल मुसलमानों की ही बात करना चाहते हैं। इनको बिल्कुल भी इस देश के अंदर रह रहे सनातनियों की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहने का प्रयास किया कि जो सदन के माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको ही बोल रहे हैं, उसके साथ ही अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ब्रज, ये जो चारों उपभाषाएं हैं या बोली बहुत ज्यादा बोली जाने, अपनी क्षेत्रों में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाएं हैं। ठीक। किस प्रकार से तुलसीदास जी का नाम लिया कि उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं वो किस में की हैं? अवधी में की हैं। ठीक। तो उन्होंने इस बात को कहना चाहा कि जो भी सदन के सदस्य हैं, अगर वो धारा प्रवाह में हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को तरजीह दे, उनमें अपनी बात रख सकते हैं। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी किस तथ्य को लेकर उतरी? अगर आप अवधी को, भोजपुरी को, बुंदेलखंडी को, ब्रज भाषा को शामिल कर रहे हैं तो उर्दू को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई उर्दू क्यों शामिल की जानी चाहिए? क्या जरूरत है उर्दू को शामिल करके? क्या हमें मौलवी बनाने हैं, कटमुल्ले? और जो कटमुल्ला शब्द आपको याद होगा कि एक जज साहब थे यादव जी, उन्होंने कहा था तो कितना बवाल कटा था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने भी वही शब्द उद्धृत कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी मंशा ही है इस देश के अंदर केवल और केवल मुस्लिमों का जो है सम्मान होना चाहिए, मुस्लिमों की बात होनी चाहिए, बाकी किसी धर्म की, बाकी किसी चीज की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश की बहुसंख्यक आबादी, प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी क्या केवल उर्दू सीखने के लिए, उर्दू बोलने के लिए है? क्या इस देश में उर्दू का राज चलेगा? क्या मुसलमानों का ही राज चलेगा? हमेशा मुसलमानों के ही हक की बात होती रही है, हमेशा मुसलमानों को ही दबा कुचला समझा जाएगा? जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसके लिए सरकार की या उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। और उससे भी मुख्य बात यह है, क्या बुंदेलखंड, ब्रज, अवध और जो भोजपुरी है, वहां से कोई भी मुसलमान ऐसा विधायक या सदस्य नहीं है जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो? तो भाषा तो वो भी अपने क्षेत्र में वही इस्तेमाल करता है, उर्दू तो इस्तेमाल करेगा नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है समाजवादी पार्टी को? दिक्कत सिर्फ ये आ रही है, समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़कर सिर्फ और सिर्फ इस बात में हिस्सा लेना होता है, इस बात को दिखाना होता है, इस बात का प्रमाण देना होता है मुसलमानों को कि देखो हम केवल और केवल तुम्हारी ही बात करते हैं, हमारे अलावा तुम्हारी बात करने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वर्सेस ऑफ प्लेसेस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी वो खड़ी हुई है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। और तो और अब एक नया शिगुफा छोड़ा था असदुद्दीन ओवैसी ने कि संभल से मुसलमान पलायन कर रहा है। अब आप सोचिए कितनी विचित्र और घोर अंधेर नगरी जैसी बात हो रही है कि संभल से मुसलमान पलायन कर रहा है। आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा, और इस बात को अगर मेरी कोई गलत साबित कर दे तो वो मुझे बताए। आज तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र से किसी मुसलमान ने पलायन किया हो, पलायन किया है तो सिर्फ गैर मुस्लिम ने। जहां भी मुसलमानों की जो वसीयत बसना शुरू हुई, 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16, 32, 64, ये ऐसे बढ़ते हैं। इस रेंज में बढ़ते बढ़ते जहां भी ये पहुंचे, वहां से गैर मुस्लिम ने ही पलायन किया, कभी भी किसी भी मुसलमान ने पलायन नहीं किया। और जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान पलायन कर रहा है, तो मुसलमान पलायन नहीं कर रहा है, मुसलमान डर के भागा है। क्यों भागा है? जिस तरीके से पत्थरबाजी करके पुलिस वालों पर, सरकारी जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाना, सुरक्षा व्यवस्था को क्षति पहुंचाना और प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना, पत्थरबाजी करना, तो जब उनके पोस्टर चस्पा हुए तो वो लोग भी भाग गए। अब भाग इसलिए गए कि पुलिस जब पकड़ लेगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी तो वसूली भी होगी, सिर्फ इसलिए भागे हैं। और जो बात कही जा रही है 1000 घरों में ताले पड़े हैं, तो इस बात का भी प्रमाण स्पष्ट होना चाहिए कि 86 लोग तो नामजद हैं और 1700 लोगों के खिलाफ अज्ञात में रिपोर्ट है। तो घर कितने हुए? 1800 लोग गायब होना चाहिए थे। गायब कितने हुए? 1000 लोग। उन घरों में ताला पड़ा है। तो ये जो
मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उल्टी धारा बहाने की कोशिश की जा रही है, केवल और केवल देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसका मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें सभी दलों को, सभी पार्टियों को जो विफलता हासिल हो रही है उससे उनकी एक खींच बाहर आ रही है, उनका एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस तरीके का चरित्र बाहर आ रहा है। और समाजवादियों का तो चरित्र हमेशा ही दोहरा रहा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी भावना जैसी है उसको वैसा ही दिखाई देगा। एक कहावत है ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। तो अखिलेश यादव विधान जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें पा गए तो उनको लगा कि अब हमारे बराबर कोई है नहीं, कोई हमारी टक्कर ले नहीं सकता है। लेकिन विधानसभा में उसी जनता ने, उसी जनता जनार्दन ने उनको ये भी बता दिया कि अगर आप अपने आप को सर्वे सर्वा या अपने आप को एक तरीके से सुप्रीम पावर समझने की कोशिश करेंगे तो वो हम होने नहीं देंगे। सुप्रीम पावर तो हम ही हैं, हम ही रहेंगे। यानी जनता का स्पष्ट जनादेश था कि सुप्रीम पावर हमारे हाथ में, हम जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको गद्दी पर बिठाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दी से उतार देंगे। तो अब अखिलेश यादव, चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे जो दिन कम हो रहा है, नजदीक आ रहा है, और इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भी ये चीज सता रही है कि पीडीए वाला फार्मूला भी फेल हो गया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी फेल होती जा रही। फेल इसलिए होती जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है, अपना जो अकेला चलो की राजनीति, अकेला चलो का जो उसने कॉन्सेप्ट अपनाया है, वो कॉन्सेप्ट के तहत अगर समाजवादी पार्टी, वो माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेती है, 2027 का उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और जिस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और सांसद संस्तुति करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का सफाया हो जाएगा, तो वो लोग बहुत बड़ी भूल में है। एक चीज होती है ना, जितना आदमी डरने लगता है उतना ही वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, उतना ही वो एक तरीके से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो वही कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हो रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा को छोड़कर देश में सदन में बैठकर संसद सांसद बन चुके हैं, और वो प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक तरफ छोड़ के चले गए। वो केवल और केवल सवाल उठा सकते हैं किस पे? कुंभ पर। वो सवाल उठा सकते हैं संभल पर, वो सवाल उठा सकते हैं राम मंदिर पर। वो किन के फेवर में बात कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड के फेवर में बात करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फेवर में बात करेंगे। चूंकि उनके पिताजी का भी स्टैंड क्लियर था कि उन्होंने तो पटल पे, संसद सदन के अंदर ये बात बोली थी कि मैं एक बार गोली चलवा चुका हूं, अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी, मुझे दोबारा ऐसा लगा गोली चलवानी पड़ेगी तो मैं दोबारा भी गोली चलवाऊंगा। ठीक, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। मुस्लिम तुष्टीकरण का इससे बड़ा सबूत किसी और को क्या चाहिए? क्या कोई इससे बड़ा सबूत है जो मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई और पार्टी, कोई नेता दे सके? नहीं दे सके। तो उसी तर्ज पर, उसी जो पथ बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसी पर उनके नेता अखिलेश यादव चल रहे हैं। उसके साथ ही आप एक चीज और ध्यान दीजिए, करहल में एक दलित बेटी की हत्या होती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस पर कुछ बोलते नहीं? बोलते हैं। वही जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के निपटे थे, अयोध्या में ही एक मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का ही नेता है, उसने एक बच्ची का, दलित बच्ची का रेप किया। क्या उसका विरोध किया? नहीं किया। सुल्तानपुर में एक डकैती हुई जिसमें मंजेश यादव, तो अखिलेश यादव ने किसका फेवर किया? मंजेश यादव का। और जब मंजेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, प्रदेश जो सरकार है, वो चुन चुनकर एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। ऐसे ही जब अतीक अहमद का लड़का मारा गया था, तब समाजवादी पार्टी ने पूरा बेवा बिलाप जैसे एक तांडव किया था कि हाय हाय, अब इस देश के अंदर से संविधान खतरे में आ गया, संविधान मर चुका है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। ठीक, अतीक अहमद मारे गए तब भी यही हुआ। ठीक, मुख्तार अंसारी मारा गया तब भी यही हुआ, जबकि यहां तक कि मुख्तार अंसारी तो मारा गया मरा जेल के अंदर,
ठीक बीमारी से, उसको क्या कहा गया कि उसको जहर देकर मारा गया, यानी सरकार ने उसको जहर देकर मारा है। अरे अगर सरकार को इन सबको मारना ही होता तो बहुत से रास्ते थे, और सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं कि जो योगी सरकार है वो किस तरीके से जो है अपने कारनामों को अंजाम देती है। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये जो पैतरे अपनाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, बार बार जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार देश को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के अंदर मुसलमानों पर लगातार 2014 के बाद से प्रदेश में और 2017 के बाद से प्रदेश में जिस तरीके का मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, ये एक घोर आपराधिक श्रेणी में आता है। यानी जो सरकार कर रही है वो सारा घोर आपराधिक श्रेणी में आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से सपा का स्टैंड है। सपा क्या कह रही है, वक्फ बोर्ड के जरिए इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ठीक, अब अवधी, बुंदेलखंडी और जो भोजपुरी ब्रज की भाषाएं हैं, ये भाषाएं आखिर आप भी जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी आप पूर्वांचल में गए होंगे, कभी आप मथुरा वृंदावन गए होंगे, कभी आप लखनऊ गए होंगे, ठीक, कभी बुंदेलखंड की तरफ गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहां की अपनी मुख्य कुछ भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं, और कितनी प्यारी लगती जब कुछ लोग आपस में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते, तो उसका आनंद कुछ और होता है। उसमें एक जो आनंद की अनुभूति होती है, एक जो रस होता है उस भाषा का, उस रस का पान जो व्यक्ति करता है अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करके, जिस तरीके की उस व्यक्ति को एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, आत्म एक जो है कहिए कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वहां पर भी समाजवादी पार्टी ये कहने में लगी हुई है कि उर्दू को भी शामिल किया जाए, उर्दू में भी लोगों को बोलने की अनुमति दी जाए। क्यों अनुमति दी जाए भाई, क्यों उर्दू में बोलने की अनुमति दी जाए? मदरसे में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ो, खूब उर्दू बोलो, किसने मना किया है? लेकिन सदन के अंदर आज उर्दू की मांग हो रही है, कल मांग होगी कि नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए, परसों मांग होगी कि अब इनके लिए जो कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ रही है, कब्रिस्तान नया बनवाया जाए, फिर मज़ारों के लिए जगह कम पड़ जाएगी, फिर मस्जिदों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो केवल और केवल कब्जे दर कब्जा, तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को अपने सर पे बिठाना, मुसलमानों की गोद में जाके बैठना, मुसलमानों की ही बात करना, मुसलमानों की ही हक की बात करना, मुसलमानों के लिए लड़ना, मुसलमानों को ये दिखाना कि तुम्हारी बात केवल हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो खोखला हिंदुत्व का दावा है, खोखला सनातन का दावा है, खोखला जो स्नान का ढोंग है, ये भी समाजवादी पार्टी करने से पीछे नहीं हट रही है। और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ढोंग करती रहेगी तो इन ढोंगों से प्रदेश की जनता उसको वोट करेगी, उसको 2027 में सत्ता सौंप देगी। तो ये गलतफहमी बहुत सी पार्टियों को है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, लेकिन किसी की भी ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। इस प्रदेश की जनता और देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को क्लियर कर दिया, और इस बात को खुले मन से मुसलमानों ने भी स्वीकार किया कि हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने पूरी अपनी जितनी भी ताकत थी वो झोंक दी, फिर भी हम मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। तो बस आप इन्हीं आंकड़ों का ध्यान रखिए कि ये कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी अपनी पूरी कौम को इकट्ठा करके ताकत झोंक दे, फिर भी ये सत्ता हासिल नहीं कर सकते। तो इस बार भी 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना है और समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर आपने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का तांडव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा किया गया है, ये सब आपके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो